किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, अप्रैल का महीना चल रहा है और इस महीने को रबी फसल की कटाई में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो आप में से बहुत सारे किसान भाइयों ने इस फसल कटाई का कार्य फरवरी और मार्च से ही शुरू कर दिया होगा, लेकिन हाँ, इस समय तक आते आते तकरीबन ये कार्य पूरा कर ही लिया जाता है। तो आप में से बहुत सारे किसान भाइयों के खेत इस समय खाली हुए होंगे और आप अगली फसल बुवाई के लिए उन्हें तैयार करने का सोच रहे होंगे। बहुत सारे किसान भाइयों ने जायद की फसल अपने खेतों में लगाई होगी। तो आज हम उन किसान भाइयों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने खेतों में मूंग की फसल बोई है या बोने का सोच रहे हैं। आज हम उनके लिए विषय लेकर आए हैं, मूंग की फसल में फसल प्रबंधन। उस पर बात करेंगे। साथ ही हमारे रोजमर्रा के भोजन की सेहत और स्वाद बढ़ाने वाली मिर्च को रोगों से कैसे मुक्त किया जाए, इसके बारे में ढेर सारी जानकारी लेंगे। लेकिन पहले रुक करते हैं कृषि समाचारों की तरफ। जानेंगे क्या उतार चढ़ाव रहे आज के मंडी भाव पर। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। एक नज़र डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। प्रदेश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई लाभदायक, मूंग फसल को सफेद मक्खी रोग से बचाएं, सब्जियों की उन्नत नर्सरी पौध उत्पादन, उद्यानिकी फसलों में जस्ता की भूमिका। मध्य प्रदेश ने खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज करते हुए इस साल भी रिकॉर्ड बनाया है। गेहूं, चावल, मोटे अनाज, दालों का खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है। इसी प्रकार गेहूं उत्पादन में वर्ष 2014-15 के मुकाबले इस साल 7.5% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014-15 में गेहूं का उत्पादन 171,03,000 मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर 184,10,000 मीट्रिक टन हो गया। कटाई के समय खेत की जुताई करने योग्य नमी रहती है। उसका फ़ायदा उठाने के लिए तुरंत मिट्टी पलटने वाले हल से 9 से 12 इंच गहरी जुताई कर देना चाहिए। गहरी जुताई करने से मई जून में लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होने से फसलों को हानि पहुंचाने वाले रोगाणु, कीटों के अंडे, कीटों के शंखी अवस्था खेत जुतने से ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और सूर्य की तपन एवं पक्षियों द्वारा खाकर नष्ट कर दिए जाते हैं। घास फूस के बीज एवं अवशेष ऊपर से नीचे दब जाते हैं। बारिश होने पर खेत में सड़कर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है। मूंग फसल में सफ़ेद मक्खी रोग का प्रकोप शुरुआती अवस्था में होता है। सर्वप्रथम शिशु लीफलेट से रस चूसते हैं। शिशु एवं वयस्क पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं, जिस पर काली फफूंदी लग जाती है। सफ़ेद मक्खी येलो मोज़ाइक वायरस का प्रमुख वाहक और फसल क्षति का प्रमुख कारक है। इसके द्वारा मूंग की फसल में 70% तक क्षति आंकी गई है। सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु पीले चिपचिपे प्रपंच लगाएं। मिथाइल डेमेटॉन 20 EC 500 मिलीलीटर या डाईमेथोएट 30 EC 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। उच्च तकनीक द्वारा सब्जियों की पौध तैयार करने से कई लाभ मिलता है। इस तकनीक द्वारा कम समय में स्वस्थ व उच्च गुणवत्ता वाली पौध तैयार हो जाती है। बीज की मात्रा को भी काफ़ी कम किया जा सकता है। पौध को विषाणु रोगों के प्रकोप से बचाया जा सकता है। इस तकनीक द्वारा तैयार पौध को रोपण झटका भी नहीं लगता। पौध में जड़ें अधिक विकसित व लंबी होती हैं, जिसके कारण पौध अधिक व उच्च ओज वाली होती है। इस प्रकार तैयार पौध मुख्य खेत में रोपाई के बाद बहुत कम समय में स्थापित हो जाती है। पौध को सही प्रकार से पैकिंग के बाद काफ़ी दूर तक भेजा जा सकता है। सब्जियों में संकर किस्मों के बीज बहुत महंगे होने के कारण यह तकनीक किसी भी प्राकृतिक नुकसान से बचाने में पूर्णतया सक्षम है। इस विधि द्वारा पौध की बढ़वार को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। इस विधि में कम खाद व पानी की आवश्यकता होती है। जिंक की कमी के कारण उद्यानिकी फसलों में लिटिल लीफ नामक रोग दिखाई देता है, जिसके परिणाम स्वरूप पत्तियां छोटी हो जाती हैं तथा नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। मटर में जिंक की कमी होने पर फलियां कम बनती हैं तथा दाने का कम बनते हैं। जिंक की अत्यधिक कमी होने के कारण पत्तियों के मुख्य शिरा पीले पड़ जाते हैं। जिंक तत्व पौधों में ऑक्सीजन के संश्लेषण में सहायक होता है। जिंक की कमी के कारण टमाटर, मिर्च एवं बैंगन की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। इसके निदान हेतु खड़ी फसल में 0.4% जिंक सल्फेट का पर्णीय छिड़काव जरूर करना चाहिए।
किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मक्का के प्रति क्विंटल भाव इस प्रकार रहे। बैतूल में न्यूनतम भाव 1140 रहा, वहीं अधिकतम भाव 1249 रुपए रहा। इंदौर में न्यूनतम भाव 1290 रहा, अधिकतम भाव 1304 रुपए रहा। नीमच में न्यूनतम भाव 1311 रुपए रहा, वहीं अधिकतम भाव 1370 रुपए रहा। मंदसौर में न्यूनतम भाव 1300 रहा, वहीं अधिकतम भाव 1414 रुपए रहा। आइए अब बात करते हैं गेहूं की। अजयगढ़ में न्यूनतम भाव 1626 रहा, वहीं अधिकतम भाव 1628 रुपए रहा। भोपाल में न्यूनतम भाव 1519 रुपए रहा, वहीं अधिकतम भाव 1791 रुपए रहा। होशंगाबाद में न्यूनतम भाव 1625 रुपए रहा, वहीं अधिकतम भाव 1635 रुपए रहा। राजगढ़ में न्यूनतम भाव 1480 रहा, वहीं अधिकतम भाव 1741 रुपए रहा। आइए अब बात करते हैं सरसों की। बड़नगर में न्यूनतम भाव 3116 रुपए रहा, अधिकतम भाव 4285 रुपए रहा। सुजालपुर में न्यूनतम भाव 2800 रहा, वहीं अधिकतम भाव 2950 रुपए रहा। सतना में न्यूनतम भाव 3015 रहा, वहीं अधिकतम भाव 3286 रुपए रहा। रीवा में न्यूनतम भाव 3000 रहा, वहीं अधिकतम भाव 3000 रुपए रहा। कृषि महोत्सव खेती को लाभकारी बनाने के लिए व्यापक अभियान प्रदेश के समस्त जिलों में 15 अप्रैल से 2 मई तक ग्राम पंचायतों में पहुंचेंगे कृषि क्रांति रथ। किसानों से जुड़े सभी विभागों की होगी भागीदारी, सबको मिलेगी योजनाओं की जानकारी। ग्राम संसद के तीसरे दिन होगी खास किसानों से उनके कल्याण और कृषि विकास की बात। पंचायत स्तर पर किसानों की आय दोगुनी करने की बनेगी कार्य योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ, निशुल्क मृदा स्वास्थ्य पत्रक, जैविक खेती के लाभ और तरीकों की जानकारी, कैसे नियंत्रित हो कीट और पौधों की बीमारी, दूध उत्पादन में वृद्धि के उपाय, फल फूल और सब्जी का उत्पादन बढ़ाने की तकनीकी, बूंद बूंद से अधिक उत्पादन की योजना होगी साकार। हर जिले को मिलेंगे नए कस्टम हायरिंग केंद्र, नई और लाभकारी फसलों के साथ उन्नत किस्मों का ज्ञान, प्रशिक्षण, संगोष्ठियाँ, मेले और साथ ही अपनी समस्याओं के त्वरित निदान। तो फिर सोचना क्या, जब पहुँचे अपने गाँव कृषि रथ, मिलजुल कर सब करें स्वागत। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार।
किसान भाइयों, दालें हमारे भोजन का एक अभिन्न हिस्सा हैं और इसमें से मूंग तो बहुत ही सुपाच्य और गुणों से भरपूर पाई जाती है। तो आज अब मूंग की फसल में फसल प्रबंधन किस तरह करें उसके बारे में बात करेंगे और इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, पौध संरक्षण कृषि विज्ञान केंद्र सागर से। किसान भाइयों नमस्कार। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा होती है वो तीसरी फसल के रूप में ग्रीष्मकाल में मूंग की खेती करके अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं। दलहनी फसल होने की वजह से मूंग की खेती करने पर ज़मीन की उर्वरता में वृद्धि होती है, साथ ही अतिरिक्त फसल के रूप में उनको आमदनी की भी प्राप्ति होती है। प्रति एकड़ 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इस 8 से 10 किलोग्राम बीज की जो मात्रा है उसकी भली भांति अगर हमारे पास रखा हुआ है तो उसकी छनाई करके ग्रेडिंग करके उसको बुआई के रूप में उपयोग करें। अन्यथा किसी भी प्रमाणित एजेंसी से, प्रमाणित संस्था से PDM 139, विराट या आपका हम 16 किसी भी एक किस्म का बीज किसान भाई लेकर उस बीज को पहले फफूंदनाशी से, किसी भी फफूंदनाशी से कार्बेंडाजिम या कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब या कार्बोक्सिन प्लस थायरम किसी भी फफूंदनाशी से उपचारित करें। फफूंदनाशी से उपचार करने के बाद कीटनाशी थायोमेथोक्सेम 70% या इमिडाक्लोप्रिड 48% जो कि रस चूसक कीटों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशी हैं, इनसे उपचार करें। तत्पश्चात राइजोबियम और PSB से उपचार करने के बाद मूंग की बोनी करें। राइजोबियम और PSB कल्चर से उपचार करना इसलिए आवश्यक है, राइजोबियम भूमि में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को बढ़ाता है और फास्फोरस वाला जो कल्चर है वो भूमि में उपलब्ध फास्फोरस को पौधों को उपलब्ध कराने में मददगार होता है। इसके अलावा जो किसान भाई मूंग की खेती करें, मूंग की खेती में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर के मान से बोनी के पहले खेतों में डालें, तत्पश्चात बोनी का कार्य करें। चूँकि मूंग जो गर्मियों में हम ली जा रही है, ग्रीष्मकाल में काफ़ी मात्रा में उसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। हर सप्ताह ज़मीन की दशा के अनुसार 7 से 10 दिन के अंतराल पर उसमें हम सिंचाई का कार्य करें। चूँकि अधिक सिंचाई करनी पड़ती है इसलिए बार बार उसमें खरपतवारों का प्रकोप होता है, अतः खरपतवारों को निकालने के लिए डोरा या कुल्फा चलाकर खरपतवारों को नियंत्रण करने का काम करें। किसी विशेष परिस्थिति में यदि आवश्यक हो तो शाम के समय शाकनाशी इमेजाथा पर 10% की 750 मिलीलीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर के मान से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। जैसा हमने आपको बताया विशेष परिस्थिति में, अन्यथा गर्मियों में सामान्य तौर पर खरपतवार नाशी डालने की सलाह नहीं दी जाती है। तो इस प्रकार से खरपतवार नियंत्रण यदि हम समय पर करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें रोग और कीटों का प्रकोप कम होता है। जैसा कि हमने देखा है गर्मियों की मूंग में पीला मोजेक विषाणु, यह बीमारी गर्मियों की फसल में ली जाने वाली मूंग से उत्तरजीवी रहकर खरीफ के मौसम तक फसलों को प्रभावित करती है। इसलिए इस मौसम में विशेष सावधानी की आवश्यकता है कि हमारी मूंग में इस प्रकार की बीमारी का प्रकोप ना हो। इस बीमारी की वजह से हरी पत्तियों के बीच बीच में पीले रंग के धब्बे पड़ते हैं और पूरी की पूरी मूंग हमारी पीली पड़ जाती है। इस रोग से बचाव के लिए बीज को, जैसे हमने पूर्व में बताया था, किसी भी एक कीटनाशी इमिडाक्लोप्रिड 48% या थायोमेथोक्सेम 30 या 70% के द्वारा हम उपचार अवश्य करें। जैसे ही हमें रोगग्रस्त पौधे खेत में दिखाई दें तत्काल उन पौधों को निकालकर हम खेत से बाहर करें और इसके बाद किसी भी एक सर्वांगी कीटनाशी मिथाइल डिमेटान, डाइमेथ्यूएट, इमिडाक्लोप्रिड या एसिटामिप्रिड का हम छिड़काव करें। मूंग की फसल में सामान्य तौर पर फली बीटल या फली छेदक कीट का प्रकोप भी गर्मियों में होता है। इस कीट से बचाव के लिए है कि हम खेतों में निगरानी करें। जगह जगह खेत में प्रकाश प्रपंच और फेरोमोन प्रपंच का उपयोग करें। जहाँ पर हमारे पास प्रकाश की सुविधा है वहाँ पे हम लाइट ट्रैप का उपयोग करें जिससे कीड़ों की निगरानी कर सकें। और जैसे ही उनमें उनके 3-4 पतंगे प्रतिदिन ट्रैप होने लगे तत्काल हम कीटनाशी का छिड़काव करें। कीटनाशी में प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन या इमामेक्टिन बेंजोएट किसी भी एक कीटनाशी की हम छिड़काव कर सकते हैं। जो छिड़काव का जो समय है वो ज़्यादातर हमें शाम के समय करना चाहिए क्योंकि जो मित्र कीट हैं वो दिन में सक्रिय होते हैं
और जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं वो शाम के समय सक्रिय होते हैं। इसके अलावा यदि किसान भाई नीम का तेल या नीम आधारित कीटनाशी का हर 10-12 दिन के अंतराल पर मूंग की फसल में छिड़काव करते हैं तो रस चूसक कीटों के साथ साथ जो फली छेदक कीट हैं या फली को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं उनका प्रकोप भी नहीं होगा। गर्मियों की मूंग में वैसे तो कोई बीमारियों का प्रकोप काफ़ी कम मात्रा में होता है, फिर भी यदि कोई पत्तियों पर किसी प्रकार के धब्बे दिखाई दें तो निकटवर्ती कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि अनुसंधान केंद्र में जाकर पौधों के सैंपल ले जाकर वहाँ पे वैज्ञानिकों से संपर्क करके दवा डालें। अन्यथा किसी भी प्रकार के पत्तियों पर धब्बे दिखाई देने की स्थिति में प्राथमिक उपचार के रूप में कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का जो मिश्रित फफूंदनाशी बाजार में मिलता है उसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर, यानी 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में 500 ग्राम मात्रा को घोलकर हम उसका छिड़काव करें। यदि हमने ये काम किया तो निश्चित रूप से हमारी खेतों में रोगों का प्रकोप नहीं होगा। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधतापूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। बात गांव की, बात किसान की, जानकारी नई तकनीक की, मुलाकात सफल व्यक्तियों से, साथ में मनोरंजन और भी बहुत कुछ। ये सब मिलेगा आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। तो देखना ना भूलें, सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, मूंग की फसल में फसल प्रबंधन के बाद अब हम बात करेंगे मिर्च की। मिर्च देखा जाए तो इस समय अपनी बढ़वा की स्थिति में है और इस समय उसके रोगग्रस्त होने और उसमें कीड़े लगने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो इस समय मिर्च की फसल में रोग प्रबंधन किस तरह किया जाए, जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ आर.पी. बारपेटे जी। मिर्च में जब से हमने उन्नत बीजों को और ख़ास करके जो बिना टेस्टेड बीज हैं, जो गैर अनुशंसित बीज हैं, उनको लगाना शुरू किया है, तब से जीवाणु जनित उकटा रोग नाम का एक रोग बहुत बड़े पैमाने पे आ रहा है और इससे व्यापक क्षति किसानों को हो रही है। जीवाणु जनित उकटा रोग के जो लक्षण हैं ये पूर्ण विकसित पौधों में ही दिखाई देते हैं। आरंभिक अवस्था में इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और जैसे ही पौधा पूरी तरह से अपने यौवन पे आता है, पूरी तरह से फल देने की स्थिति में आता है, जो पूर्ण विकसित पौधे हैं वो अचानक सूख जाते हैं और बिना कोई दूसरा किसी तरह का लक्षण वो नहीं दिखाते हैं। पत्तियों के ऊपर कोई धब्बे वगैरह नहीं दिखते हैं। उनकी जो जड़ तंत्र है, तना तंत्र है, ये पूर्णतः स्वस्थ दिखाई देता है। सिर्फ पौधा अचानक सूख जाता है और सूखने के बाद पूरी तरह से सूख के काला पड़ जाएगा और उसकी जो पत्तियां वगैरह है वो झड़ के और नष्ट हो जाती है। यहाँ पर एक ये पौधा है जो आरंभिक लक्षण ये दिखाई दे रहा है। ये अब 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ये पौधा सूख जाएगा और सूख के ये नष्ट हो जाएगा। ये जीवाणु जनित
उकटा रोग है और यह बीमारी आलू में, टमाटर में और मिर्च में, इन 3 सब्जी वाली फसलों में प्रमुख रूप से देखी गई है। जैसा कि मैंने कहा जीवाणु जनित है, मतलब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इसके प्रबंधन के लिए, इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को नर्सरी से यानी रोपणी से ही तैयारी करनी पड़ेगी। जिन सब्जियों के हम रोप तैयार कर रहे हैं, जैसे मिर्च है या टमाटर है या बैंगन है, तो स्थानांतरण के तुरंत पहले जब आप तैयार रोप को मुख्य खेत में लगाने जाते हैं, उसके तुरंत पहले एक एंटीबायोटिक का हम चयन करें। प्राथमिकता के आधार पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को हम लें। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है जो जीवाणुओं को नियंत्रित करता है। इस एंटीबायोटिक का 1000 ppm 1000 ppm का घोल बनाएं और 1000 ppm के घोल बनाने के लिए 1 ग्राम एंटीबायोटिक को 1 लीटर पानी में घोलें। इस घोल से रोपणी में आप सिंचन करें। सिंचन का मतलब है घोल आपके जड़ तंत्र तक पहुंच जावे। इस तरह से हम छिड़काव करें, इस तरह से हम उसको खेत में रोपणी में डालें कि जो पौधे की जो जड़ें हैं, यहाँ ये जड़ें तक वो सॉल्यूशन आपका पहुंच जाए। इस तरह से उपचारित पौधे को हम मुख्य खेत में स्थानांतरित करेंगे। और इसके पश्चात एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखें, उद्यानिकी फसलों में, चाहे सब्जी भाजी हो या जो भी दूसरी अन्य फसलें भी जो उद्यानिकी की है, उन फसलों में किसान भाई संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि जो संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरक है ये पौधों में प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। और अगर आपने असंतुलित मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग किया है तो ये कीट और रोग दोनों को ज़्यादा तेज़ी से फैलाने का काम करते हैं। तो संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से जो हमने रोपणी में रोप को उपचारित किया है उनको हम स्थानांतरित करें, लगाएं। इसके पश्चात निगरानी आप करते रहें और जैसे ही आपको 1-2 पौधे कहीं ये रोगग्रस्त होते दिखाई देते हैं, अगर रोग से मरते दिखाई देते हैं, तो पुनः स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो एंटीबायोटिक हमने नर्सरी में सिंचन के लिए लिया था, इसी एंटीबायोटिक को पुनः हम लें, 1000 ppm का इसका घोल बनाएं और हमारे मुख्य खेत में इसका हम छिड़काव करें। अगर ये हम करेंगे तो निश्चित रूप से जो जीवाणु जनित उकटा रोग है इसका हम प्रभावी नियंत्रण कर पाएंगे। जीवाणुजन्य उकटा रोग के अतिरिक्त आपकी मिर्च और इस परिवार की जो दूसरी सब्जियां हैं जैसे टमाटर है या आलू है, इनमें लीफ कर्ल एक प्रमुख समस्या है, जिसको स्थानीय भाषा में किसान बोलते हैं चुरडा मुरडा। कुछ क्षेत्र में लोग बोलते हैं कि साहब इन फसलों के माथा बंध गए, मतलब ऊपर की जो पत्तियां हैं वो मुड़ जाती है, बहुत ज़्यादा छोटी पड़ जाती है आकार में और मुड़ जाती है और पूरा पौधा जो है ऐसा वो गुच्छे नुमा बन जाता है और इस तरह के पौधों की पूरी वृद्धि रुक जाती है, पौधे आपके बौने हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। इन पौधों में मुख्य रूप से फल नहीं आते हैं या विकृत फल आते हैं। जो प्रजातियां उनके क्षेत्र के लिए अनुशंसित है उन्हीं का चयन करें और सहनशील प्रजातियों का चयन करें और इसके बाद संतुलित मात्रा में रासायनिक खाद का प्रयोग करें, जिसमें पोटास अवश्य प्रयोग करें। और जैसे ही हमको रोगग्रस्त पौधे कहीं दिखाई देते हैं, इनको आप उखाड़ के तुरंत नष्ट करें और इस बीमारी का जो वाहक है, जो वेक्टर है, सफ़ेद मक्खी और दूसरे माहू वगैरह है, उनका हम नियंत्रण करें। उनके नियंत्रण के लिए सिस्टेमिक या दैहिक कीटनाशी, जिसमें डाइमेथोएट है हमारा 30EC, इमिडाक्लोप्रिड है, इनका हम चयन करें और इनका प्रयोग करें। अगर आप सब्जियों को तोड़ के और अपने उपयोग में लेना शुरू कर चुके हैं तो इन रसायनों का प्रयोग नहीं करें। धरती पर अवतार बनकर जन्म लेते हैं कुछ ऐसे जांबाज, ये जज्बे और जुनून से खुद लिखते हैं अपनी तकदीर। ऐसे किसानों की गौरव गाथा देखिए कदमों में आसमां, हर गुरुवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद
अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गर्व भारत के विकास का, गौरव प्रगति के विश्वास का, चेहरा भारतीय किसान का, परचम भारत की शान का। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में हमने जाना कि मूंग की फसल में फसल प्रबंधन किस तरह करें और अपने भोजन को तीखा और स्वादिष्ट बनाने वाली मिर्च को रोगों से कैसे बचाएं। उम्मीद है कि आपको हमारे कार्यक्रम का ये अंक पसंद आया होगा और साथ ही आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगा। अगले सप्ताह कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।